चल देखते हैं पिछले क्लास से आगे जो कल पढ़े थे वो मात्रक निकालना सीख लिए, कैसे व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट निकलता है वो। अब आगे है मात्रकों की पद्धति। अगला टॉपिक है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चार तरीके का होता है जो सिस्टम होता है यूनिट का, वो चार प्रकार का होता है। पहला FPS पद्धति। FPS का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा CGS पद्धति। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। तीसरा MKS पद्धति। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। और चौथा है SI पद्धति। SI सिस्टम। S का मतलब होता है सिस्टम। D का मतलब यहाँ पे द होता है, द इंटरनेशनल। I का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला, ये सिस्टम द इंटरनेशनल। चलो देखिए, तो सिस्टम जो होता है यूनिट का वो चार होता है, FPS, CGS, MKS और SI। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चारों पद्धति में क्या होता है। चलिए, जो ये पहले सिर्फ ये तीन समझिए, FPS, CGS और MKS। जो एक नंबर वाला है वो लेंथ को बता रहा है, मतलब लंबाई या दूरी को। बीच वाला जो है वो द्रव्यमान को बता रहा है, मतलब मास को। और सबसे साइड में जो है वो समय को बता रहा है, मतलब टाइम को। ठीक है, तो FPS पद्धति जो होता है उसमें क्या होता है, लंबाई जो है यानी कि लेंथ फुट में मेजर होता है, द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो पाउंड में मेजर होता है, और टाइम समय जो होता है वो सेकंड में मेजर होता है। CGS में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो किलोग्राम में, और समय जो है वो सेकंड में मापते हैं। MKS में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ठीक है, तो पहला जो FPS पद्धति लिखेगा उसमें लिखेगा वैसी पद्धति। पहला एक नंबर वाला लिखें, FPS पद्धति। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाता है, FPS पद्धति कहलाता है। FPS पद्धति कहलाता है। इंग्लिश वाले जो हैं वो लिखेंगे दैट सिस्टम in which
in which length is measured in foot ना, length is measured in foot, mass in pound, length is measured in foot, mass in pound, and time in second, is known as FPS system, सीधे समझना, पहला जो है वो लेंथ के लिए मतलब लंबाई के लिए, बीच वाला जो है वो द्रव्यमान यानी कि मास के लिए, और सबसे लास्ट में जो वो समय यानी कि टाइम के लिए। अब उसी तरीके से लिखते हैं दूसरा CGS पद्धति। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। मतलब लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और समय सेकंड, टाइम सेकंड। लिखिए दूसरा CGS पद्धति। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम तथा समय सेकंड में मापा जाता है, CGS पद्धति कहलाता है। इंग्लिश वाले में लिखेंगे that system in which length is measured in centimeter, mass in gram, and time in second, is known as CGS system, तीसरा MKS पद्धति। लिखें वैसी पद्धति जिसमें लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम तथा समय सेकंड में मापा जाता है, MKS पद्धति कहलाता है। इंग्लिश वाले में लिखेंगे that system in which
लेंथ मेजर्स इन मीटर, मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम, and time in second, and time in second is known as MKS system, is known as MKS system, MKS system। चौथा एएसआई पद्धति। चलिए ये जो है एमकेएस और एएसआई दोनों एक ही है। जो भारत में यूज करते हैं उसको हम एमकेएस बोल देते हैं, और यही जब अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं तो वही एएसआई सिस्टम बन जाता है। सब कुछ वही होगा, यानी कि इसमें भी लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड में मेजर, एएसआई पद्धति। ठीक है, यह पद्धति एमकेएस पद्धति के समतुल्य होता है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति के समतुल्य होता है। एमकेएस पद्धति के समतुल्य होता है, जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाता है, तथा समय सेकंड में मापा जाता है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इंग्लिश वाले में लिखेंगे, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू MKS system in which length measures in meter, mass in kilogram, and time in second, This system is used at international level. This system is used at इंटरनेशनल लेवल। हो गया। तो ये चार पद्धति है, सिस्टम है। एपीएस, सीजीएस, एमकेएस, सिर्फ ये तीन याद रखना, ये दोनों तो एक ही है। जो भारत में यूज होता है वो एमकेएस होता है, और जो भारत से कहीं बाहर चले जाएगा तो उसी को एसआई पद्धति को। एपीएस मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। पहला जो है वो लेंथ को बता रहा सब में, दूसरा मास को बता रहा, और लास्ट वाला टाइम को बता रहा, मतलब समय को बता रहा। ठीक है, पहला लंबाई को, बीच वाला द्रव्यमान को, और सबसे लास्ट वाला टाइम को, मतलब समय को। ठीक है, तो ये था मात्रकों की पद्धति, चार प्रकार का होता है। ठीक है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। लिखिए अगला टॉपिक, एसआई मात्रक के गुण।
SI मात्रक के गुण, SI मात्रक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ SI यूनिट्स, SI मात्रक के गुण हो गया। तो SI मात्रक का क्या विशेषता है या क्या लाभ है या क्या गुण है उसका। तो सबसे पहला हो गया कि इसका उपयोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी किया जा सकता है, मतलब सभी जगह जानते हैं। जैसे अगर कहीं लंबाई मापा जाता है तो वो मीटर में होगा, अगर एनर्जी होगा तो वो जूल में होता है। तो कहीं अगर सिर्फ भारत में ही नहीं, इसका यूज हम कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सर्वमान्य है, एग्जिस्टेबल है, मतलब सभी जगह इसका यूज हो सकता है, जिसके कारण इसका हम उपयोग सिर्फ भारत में ही नहीं कहीं भी कर सकते हैं। लिखिए पहला, लिखिए SI मात्रक का उपयोग, SI मात्रक का उपयोग पूरे विश्व में सभी जगहों पर सर्वमान्य है, सभी जगहों पर सर्वमान्य है। इस कारण से इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। हो गया। इंग्लिश वाले में लिखेंगे SI यूनिट इज एग्जिस्टेबल, SI यूनिट इज एग्जिस्टेबल all over the world, therefore it can be used at any place, it can be यूज्ड एट एनी प्लेस, यानी कि इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगहों पर जाना जाता है, सभी जगहों पर मान्य। दूसरा, इसमें आधारी मात्रक की संख्या केवल कितना है, 7 है, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए 100 होता, 500 होता, तो उस तरीके से उसको हम उस तरीके से याद नहीं रख सकते थे सही से पूरा एक क्रम में। लेकिन ये केवल 7 है जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। लिखिए दूसरा, इसमें आधारी मात्रकों की संख्या, इसमें आधारी मात्रकों की संख्या केवल 7 है, आधारी मात्रकों की संख्या केवल 7 है, जिसके कारण इसे आसानी से याद रखा जा सकता है, आसानी से याद रखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखे, There are only 7 basic units. There are only 7 basic units which is easy to remember. Which is easy to remember. Which is easy to remember, मतलब जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। यही अगर 500 होता तो वो याद रखना क्या होता, कठिन होता।
यही अगर कुछ और अधिक होता तो उसको हम आसानी से सही सही बिल्कुल एक क्रम में याद नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि एक सिर्फ 7 है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा यह साई मात्रक निरपेक्ष होते हैं। यह साई मात्रक निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, अर्थात इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसका मान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इंग्लिश वाले में लिखेगा SI unit is absolute. SI unit is absolute. Therefore, SI unit is absolute. Absolute मतलब निरपेक्ष। Absolute. Therefore, it does not change. It does not change. चौथा, जितना भी व्युत्पन्न निकालते हैं पीछे जो पर है वो सब को हम आसानी से सिर्फ 7 की सहायता से निकाल सकते हैं, और जितना भी व्युत्पन्न निकालते हैं वो भी सभी जगह सामान्य है। इस कारण से हम व्युत्पन्न राशि का पता भी आसानी से लगा सकते हैं और कहीं हम इसका यूज भी कर सकते हैं। चौथा लिखें, सभी व्युत्पन्न मात्रकों को आधारी मात्रक की सहायता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तथा व्युत्पन्न मात्रक के सभी जगहों पर सर्वमान्य होने के कारण इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी जैसे कार्य का ही निकाले तो जूल सिर्फ भारत में यूज नहीं होगा, कहीं भी कीजिएगा तो एनर्जी को जूल में ही लिखता है। ठीक है, ऊर्जा को जूल में ही लिखता है। शक्ति है तो शक्ति वाट होता है, यह सही मात्रक जो पीछे निकाल चुका है। तो सिर्फ भारत में ही वाट नहीं होगा, कहीं भी जाएगा तो वो वाट में ही होगा। ठीक है, जबकि ये सब कैसा डेराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न राशि। लिखिए इंग्लिश वाले में, all the derived units were obtained by 7 basic unit and derived unit is existable. Derived unit is existable all over the world. Existable all over the world. Therefore it can be used at any place. तो क्योंकि जितना भी व्युत्पन्न है मतलब डेराइव्ड है उसको हम आसानी से आधारी मात्रक की सहायता से
निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और सभी व्युत्पन्न मात्रक जो है वो सभी जगहों पे सर्वमान्य है, यानी सभी जगह पे वो माना जाता है। इस कारण से हम इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो गया यसाई मात्रक का गुण। सबसे पहला कि जितना भी मात्रक है यसाई मात्रक वो सभी जगहों पे मान्य होता है, इस कारण से इसका उपयोग हम कहीं कर सकते हैं। दूसरा था कि यसाई मात्रक में आधारी मात्रकों की संख्या केवल 7 है, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तीसरा है यसाई मात्रक जो होता है वो निरपेक्ष होता है, मतलब ये कभी परिवर्तित नहीं होता। और चौथा था जितना भी व्युत्पन्न मात्रक है उसको हम आसानी से आधारी मात्रक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, जो कहीं भी यूज किया यानी कभी भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था मात्रक यानी कि यूनिट। इतना पर है। यूनिट दो प्रकार का होता है, एक बेसिक और दूसरा डेराइव्ड, मतलब एक आधारी और दूसरा व्युत्पन्न, जो हम पहले पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं बीमा, डायमेंशन। बीमा बीमा कहते हैं किसको? तो जो मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि का, जो मात्रक होता है उसी को जब घात के रूप में निरूपित करते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट उसको एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही उसका डायमेंशन कहलाता है। लिखिए बीमा। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को उसके घात के रूप में, उसके घात के रूप में व्यक्त करने को, घात के रूप में व्यक्त करने को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। घात के रूप में व्यक्त करने को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। हो गया? लिखिए। when the unit of physical quantity, when the unit of physical quantity is expressed in the form of, is expressed in the form of, in the form of, in the form of एक्सपोनेंट, मतलब घात, पावर जो बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, then this expression is known as, this expression is known as, this expression is known as dimension of, known as dimension of that physical quantity, dimension of that physical quantity, physical quantity। तो जिस तरीके से 7 आधारी राशि होता है उसमें 2 संपूरक भी होता था, मात्रक पीछे जो पढ़े होंगे, आधारी मात्रक और 2 संपूरक मात्रक उसके साथ होता है, उसी 9 पे पूरा बन जाता है मात्रक। लेकिन जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है, वो केवल 7 आधारी राशि का ही होता है, यानी 7 आधारी मात्रक जो होता है उसी का सिर्फ बीमा होता है। जो 2 संपूरक होता है उसका कोई बीमा नहीं होता, मतलब कोण का कोई बीमा नहीं होता। और बाकी जो बनाइएगा वो इसी 7 की सहायता से बनता है। तो किसका क्या बीमा होता है? भौतिक राशि या आधारी राशि, सीधे आधारी राशि, मात्रक तो ऐसे पीछे लिख चुके हैं, और बीमा।
डायमेंशन यूनिट बेसिक क्वांटिटी। तो सबसे पहला वही जो उसमें होता है लंबाई या दूरी। लेंथ और डिस्टेंस, दूरी जैसे ही बोल लिया मतलब कुछ भी, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कुछ भी। मात्रा क्या होता है मीटर, जिसको एम से लिखते हैं। बीमा जो है लेंथ होता है यानी कि एल होता है इसका कैपिटल। बीमा जब भी लिखाएगा तो कैपिटल लेटर ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। बीमा जब भी लिखेगा तो ये स्मॉल एल कभी नहीं होगा, जो भी लिखेंगे सातों का सातों केवल कैपिटल लेटर होता है। दूसरा द्रव्यमान, बीमा में हमेशा ध्यान रखना है स्मॉल लेटर नहीं होगा। मास केजी, बीमा इसका एम होता है। तीसरा समय टाइम सेकंड, बीमा इसका टी होता है। चौथा उष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, बीमा इसका होता है के या एच। चलिए लिखिए इतना 4। जो सातवां आधाई राशि है उसी का बीमा। अभी 4 हुआ, 3 और बचा हुआ। हो गया। चार हुआ। 5वां विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, मात्रक एम्पियर होता है जिसको ए से लिखते हैं। बीमा होगा ए या आई, बीमा हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। डायमेंशन ए और आई। छठा ज्योति तीव्रता, लूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, डायमेंशन बी सी, बीमा सी होता है। 7वां पदार्थों का परिमाण, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मात्रक क्या होता था मोल, बीमा इसका यन होगा। चलिए लिखिए ये 7 है, इसी 7 पे बाकी सब बनेगा। अभी सिखाते हैं कैसे बनता है, जैसे मात्रक निकालते हैं उसी तरह बीमा भी बनता है। डायमेंशन चलिए लिखिए जल्दी से। यही 7 सिर्फ बीमा याद रखना है, डायमेंशन, बाकी सब इसी 7 पे बनेगा। हो गया। तो ये 7 का बीमा, बाकी जो भी निकालते हैं वो जैसे व्युत्पन्न राशि निकालते थे, व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, डिराइव्ड यूनिट, उसी तरीके से सबका बीमा भी निकलता है। नोट में क्या हो गया है कि
जो कोण उसमें दो संपूरक होता था, एक रेडियन और एक होता था अस्टेरेडियन, एक रेडियन और दूसरा अस्टेरेडियन। लेकिन जो बीमा होता वो उसका बीमा नहीं होता, यानी कि कोण का कोई बीमा नहीं होता। और अंक वाला तो पहले जैसे 1/2 mv², तो किसी फॉर्मूले में अगर अंक आ गया तो अंक छोड़कर ही निकालते हैं, मात्रक भी और बीमा भी इतने ही दूर पे सिर्फ निकलता है। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, किसी भी नियतांक को या तो अंक कर लीजिए, किसी भी अंक तथा कोण की बीमा नहीं होती है, कोण की बीमा नहीं होती है, कोण की बीमा नहीं होती है। लिखें, there are no dimensions for constant and angle। मतलब ना तो कोण का कोई बीमा होता है और ना ही कोई अंक का कोई बीमा होता है। अंक रहेगा तो उसको छोड़कर ही मात्रक भी निकालते हैं और बीमा भी, यूनिट भी निकालते हैं छोड़ के, अंक से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मात्रक निकालते थे उसी तरीके से बीमा निकालना है, तो कुछ अभी समझा देते हैं, बाकी जितना का मात्रक निकाले हैं डिराइव्ड वाला यूनिट उसी का बीमा निकाल लीजिएगा। जैसे समझते हैं, पहला था क्षेत्रफल का निकाले थे, एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। तो मात्रक जब निकाले थे तो मीटर, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, मीटर × मीटर, मीटर² हो गया था। उसी तरीके से लेंथ भी क्या है, दूरी है, और दूरी यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन L, फिर ब्रेथ का भी L, तो L × L² दूसरा आयतन, वॉल्यूम L × B × H। फिर से ये तीनों डिस्टेंस ही है, तो L × L। उसमें जब यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, मीटर × मीटर × मीटर, मीटर क्यूब, डायमेंशन होगा L³। इसी को अगर तीनों रूप में लिखना होगा, सामान्यतः M, L और T के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे M और L का कुछ नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं आप M पे 0, L² और T पे 0। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी लिखा, ऐसे इस तरीके का भी मिल जाएगा, ऐसे कहीं पे इस तरीके का मिल गया तो ये नहीं समझ, जो नहीं है M, L, T में जो नहीं है उस पे 0 होगा, तो M पे 0, L³ T 0। ठीक है, तीसरा चाल, स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का L हो गया और टाइम का T। L T नीचे में 1+ है, ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, LT -1, या यहाँ M नहीं है तो M 0 लगा सकते हैं। फिर चौथा वेग, यानी कि वेलोसिटी का भी निकालेगा तो वही होगा, उसमें होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होता है, तो L/T दोनों का एक ही होगा। फिर आगे अगर बना लीजिए आवेश का चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, ए या आई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और टाइम का टी, तो हो जाएगा AT, अगर ए ले रहे हैं तो AT होगा या IT। ठीक है, बाकी जितना भी डेराइव्ड यूनिट निकाले हैं सबका डायमेंशन निकाल लीजिएगा, कहीं कुछ दिक्कत होगा तो पूछेगा, आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, जितना भी पीछे करीब 35-40 निकाले होंगे ना डेराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, सबका बीमा सिर्फ फॉर्मूला में जैसे मात्रक निकाल रहे थे उसी तरीके से सबका बीमा रखना, बीमा निकाल लीजिएगा। मात्रक और बीमा पहले बताए, यूनिट और डायमेंशन एक ऐसा चीज़ जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब दिन यूज होगा, जितना फॉर्मूला होगा सबका यूनिट निकलता है
और सबका डायमेंशन निकलता है, जिसमें जैसे कैंसिल होके एक हो जाता था। जैसे डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का ऊपर में क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर में पदार्थ का घनत्व, नीचे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो जिसका मात्रक नहीं हो रहा था उसका बीमा भी नहीं होगा, यानी कि वो यूनिट लेस हो रहा है, एक कैंसिल होकर जैसे ऊपर और नीचे एक यल बटे यल आएगा, यल बटे यल कैंसिल हो जाएगा, जो भी होगा एक ही जैसा आ गया, कैंसिल होकर अगर एक बार चढ़ा है तो जैसे उसका मात्रक नहीं निकलता था यानी कि यूनिट लेस होता था, तो उसी तरीके से उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, यानी कि वो डायमेंशन लेस होगा, ना तो उसका मात्रक होगा ना ही बीमा होगा, यानी कि वो मात्रक विहीन था तो बीमा विहीन भी होगा। ठीक है, आगे कल देखते हैं। 27 तक, आज 25 हो गया, 2 दिन और बचा हुआ इस पे यूट्यूब पे क्लास के लिए। बाकी फिर जियो मीट पे क्लास करेंगे जिनका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद।